नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को डिटेल से समझने लगे हैं। तो अब हम बात करने लगे हैं कि जो सिलेक्टिव अल्फा 1 एंटेगनिस्ट हैं और जो नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंटेगनिस्ट हैं उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं। अल्फा 1 एंटेगनिस्ट हमें पता है कि जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास हार्ट है, ये जा रही है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा और ये एब्डोमिनल एयोर्टा जा रहा है, ये आर्च ऑफ एयोर्टा है जिसके ऊपर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जब अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वास्कुलर स्मूथ मसल्स की, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। अब हम उसके ऑपोजिट काम करवा रहे हैं क्योंकि हम अल्फा 1 एंटेगनिस्ट दे रहे हैं। अब जब वेन की हम बात करते हैं ना, तो वेन की जब हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर बात करते हैं तो जब वेनो कंस्ट्रिक्शन होती है ना, तो वेनो कंस्ट्रिक्शन जब होगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्क्वीज होकर चला जाएगा राइट हार्ट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्क्वीज होकर चला जाएगा राइट हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा और कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। अब इस मैकेनिज्म को हमने इनहिबिट किया हुआ क्योंकि अल्फा 1 ब्लॉक कर दिया हुआ। तो जब वेन्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो हम कहते हैं कि वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ये हमने इनहिबिट किया हुआ। फिर आते हैं कि इस केस की वजह से क्या होता है कि हम जो अल्फा 1 ब्लॉकर्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर क्या होता है कि जो वेन्स होती हैं ना उनकी टोन डिक्रीज हुई होती है। जब टोन डिक्रीज होगी तो वेनस ब्लड क्या होगा, जमा होने लग जाएगा लेग्स के अंदर, क्योंकि जब कोई बंदा खड़ा होगा तो उसका सारा का सारा ब्लड चला जाएगा इनटू द लेग्स, जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। अब अगर हम इस केस के अंदर यानी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पहले ही बंदे को है तो हम अल्फा 1 एंटेगनिस्ट अगर दे दें तो उन्होंने वीनस रिटर्न को और ज़्यादा कम कर देना और ये वाली सिचुएशन और ज़्यादा वर्सन हो जानी है। नेक्स्ट, आर्टरी के ऊपर भी अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर नॉर्मली ये क्या करते हैं कि सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब हम आर्टरी के डायमीटर को चेंज करते हैं ना तब हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं। अब चूंकि हम अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑफ आर्टरी को इनहिबिट कर रहे हैं, अल्फा ब्लॉकर दिया हुआ ना, तो अल्फा 1 ब्लॉकर जब हम देते हैं तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जब कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अब इसका क्या यूज़ है कि इस सिचुएशन में क्योंकि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में हम इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करते, यानी एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग हम इसको हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये बेसिकली BPH के अंदर यूज़ होता है। ये जो अल्फा 1 एंटेगनिस्ट है नॉर्मली हम इसको BPH के केस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये यूरिनेशन को इन्हेंस कर होता है। इसकी भी हम बात भी करेंगे। तो हाइपरटेंशन के अंदर वैसे यूज़ कर तो सकते हैं लेकिन हम इसको एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ नहीं करते। फिर आता है हमारे पास ये जो इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर है, इसके ऊपर भी अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये इसकी कंट्रैक्शन करवा रहा होता है। जब हम इसको इनहिबिट कर देंगे यानी इनहिबिट अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर तो क्या होगा कि रिलैक्सेशन हो जाएगी। रिलैक्सेशन जब होगी तो यूरिनेशन प्रमोट हो जाएगी, यूरिनेशन प्रमोट होगी, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केस के अंदर, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के केस के अंदर और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के केसेस के अंदर, यानी अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। इसके अंदर हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं टेम्सिलोसिन। टेम्सिलोसिन क्योंकि टेम्सिलोसिन की जब हम बात करते हैं ना तो ये पर्टिकुलरली एक्ट करता है अल्फा 1A एंड अल्फा 1D के ऊपर। अब ये वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ना ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है तो टेम्सिलोसिन का ये फ़ायदा होगा कि इसकी सिलेक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर अल्फा 1 एंटेगनिस्ट। नेक्स्ट, प्यूपिल के बात कर लेते हैं। नॉर्मली सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमें पता है कि मिड्रियासिस होती है। अब हमने अल्फा 1 एंटेगनिस्ट दिया तो ये क्या करवाएगा, मियोसिस करवाएगा। अब चूंकि ये प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है ना, मियोसिस क्या होती है, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन को कहते हैं। अब अगर कोई भी कैटरैक्ट की सर्जरी हो रही है ना, अब कैटरैक्ट की सर्जरी के अंदर अगर हमारे पास प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन हो जाए, यानी कैटरैक्ट की सर्जरी में हमारे पास अगर प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राओक्यूलर फ्लोपी आइरस सिंड्रोम। इंट्राओक्यूलर फ्लोपी आइरस सिंड्रोम होता है अगर प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो जाए कैटरैक्ट सर्जरी के अंदर। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए हमने अल्फा 1 एंटेगनिस्ट देने होते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अल्फा 1 ए एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंटेगनिस्ट, यानी ये बोथ एक्ट करते हैं, नॉन सेलेक्टिव होते हैं। इसमें आते हैं फेंटोलामाइन एंड फिनॉक्सीबेंजामीन। जब हम फेंटोलामाइन की बात करते हैं ना, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स एक सेल पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। जब हम फेंटोलामाइन की बात करते हैं ना, तो ये जाकर बाइंड करता है ऑन द कैटालिटिक साइट ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। कौन सी साइड पे बाइंड करता है? कैटालिटिक साइट के ऊपर बाइंड करता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, वो शॉर्टर होता है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेकिन जब हम फिनॉक्सीबेंजामीन की बात करते हैं ना, ये अल्फा 1 रिसेप्टर है, तो ये कैटालिटिक साइड पर बाइंड नहीं करता, ये जाके एलोस्टेरिक साइड के ऊपर बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से रिसेप्टर की शेप ही चेंज हो जाती है। जब रिसेप्टर की शेप चेंज हो जाती है तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी लॉन्गर है। तो एलोस्टेरिक साइड के ऊपर आकर ये बाइंड करता है, जिसकी वजह से इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके अंदर एड्रीनल मेडुल्ला के अंदर क्या होता है कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्या होता है कि ट्यूमर बन जाता है एड्रीनल मेडुल्ला के अंदर, जिसकी वजह से सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की। जब इसकी सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती है ना, तो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ने क्या करना होता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी होती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन जब होगी तो हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस जनरेट हो जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। अब चूंकि हमने इस केस के अंदर अल्फा 1 और अल्फा 2 एंटेगनिस्ट देना है, यानी फिनॉक्सीबेंजामीन और फेंटोलामीन देना है, तो क्या करेंगे कि जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है वो कैसे प्रिवेंट होगा? जब नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर प्रेजेंट है तो वो आएगी अल्फा 1, ये ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं और बीटा 2 भी प्रेजेंट होते हैं। अल्फा 1 ने वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी होती है और बीटा 2 ने वेजोडाइलेशन करवानी होती है। जब वो अल्फा 1 के ऊपर आएंगे तो अल्फा 1 चूँकि इनहिबिटेड है, बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर दिया हुआ ना, तो अल्फा 1 चूँकि इनहिबिटेड है तो ये चले जाएंगे बीटा 2 के पास। अब बीटा 2 ने क्या करवानी है? वेजोडाइलेशन करवानी है, तो ये क्या करवा देगा? वेजोडाइलेशन करवाएगा। वेजोडाइलेशन करवाएगा तो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी वेजोकंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट को वेजोकंस्ट्रिक्शन को हमने क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है, जिसकी वजह से सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बात होगी। अब चूंकि हम बात करें अल्फा 1 और अल्फा 2 की, अब अल्फा 2 की भी तो हमने बात करनी है, अल्फा 1 तो हो गया ना। अल्फा 2 की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है वहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जब अल्फा 2 को हम ब्लॉक कर देंगे तो अल्फा 2 का काम क्या होता है कि नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज को कम कर होता है बाय ऑटो इनहिबिशन। अब ऑटो इनहिबिशन का मैकेनिज्म जब प्रिवेंट हो जाएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगी। नॉरएपिनेफ्रिन जब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लग जाएगी तो ये आकर बाइंड कर देगी हार्ट के ऊपर। हार्ट के ऊपर जब ये बाइंड कर देगी तो क्या होगा? हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा। रिफ्लेक्स हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो गया इस सिचुएशन के अंदर। उसके अलावा बात करें तो अगर ये वाली जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन है ये वेसल से एक्स्ट्रावजेट होकर आ जाए सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। अब सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो वेसल्स होती हैं उनकी ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देगा, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन ने क्या करना होता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी होती है। तो पेरिफेरल वेजोस्पास्टिसिटी क्रिएट हो जाएगी नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की वजह से, अगर ये एक्स्ट्रावजेट हो जाए फ्रॉम द वेसल्स। तो ये बात होगी अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंटेगनिस्ट की। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है एपिनेफ्रिन रिवर्सल का, उसको समझ लेते हैं। तो अब हम बात करने लगे हैं कि एपिनेफ्रिन रिवर्सल क्या होता है, या जिसको हम वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल भी बोलते हैं। जब हम एपिनेफ्रिन की बात करते हैं ना, तो ये अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर रहा होता है और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी ये एक्ट कर रहा होता है। अब जब हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन की बात करते हैं ना, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन पे ये अल्फा 1 एक्टिविटी को डोमिनेट करता है, यानी अल्फा 1 के ऊपर बाइंड करने को ये प्रेफर करता है एट हायर कंसंट्रेशन, जबकि एट लोअर कंसंट्रेशन ये बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करने को प्रेफर करेगा। हाई कंसंट्रेशन पे अल्फा 1 पे बाइंड करेगा, लो कंसंट्रेशन पे ये बीटा 2 पे बाइंड करेगा। अब अल्फा 1 ने क्या करवानी है? वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी है। वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
बीटा 2 ने क्या करवानी है, वेजोडाइलेशन करवानी है। अल्फा 1 चूँकि स्टिमुलेटरी था तो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, बीटा 2 इनहिबिटरी होता है तो वेजोडाइलेशन करवाएगा, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा बीटा 1 के ऊपर भी एपिनेफ्रीन ने बाइंड करना है, जिसकी वजह से ये कार्डियक स्टिमुलेशन कोज करवाएगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ समझ लेते हैं कि एपिनेफ्रीन का नॉर्मल फिनोमिना और जो वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल होता है उसके अंदर क्या होता है। अब ये हम देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर के अंदर हमने एपिनेफ्रीन को दिया या एड्रीनालिन को दिया। एपिनेफ्रीन हमने इंजेक्ट किया है बॉडी के अंदर। अब जब ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगी तो इसकी हायर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, और हायर कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जब हम इंजेक्ट करेंगे तो ये हायर कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी। तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या है, अल्फा 1 एक्टिविटी डोमिनेट होगी। अल्फा 1 एक्टिविटी के वजह से क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, लेकिन जब इंजेक्ट करने के थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगी। कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है तो अल्फा 1 एक्टिविटी कम होती जा रही है और बीटा 2 एक्टिविटी डोमिनेट करने लगी है। तो यहाँ पर बीटा 2 एक्टिविटी शुरू हो गई है। बीटा 2 एक्टिविटी जब शुरू होगी तो हमारे पास वेजोडाइलेशन होगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है। अब वेजोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल के अंदर क्या होता है कि जब हम एपिनेफ्रीन इंजेक्ट करते हैं ना तो हम उसके साथ दे देते हैं अल्फा ब्लॉकर को। एपिनेफ्रीन प्लस अल्फा ब्लॉकर दे देते हैं। जब अल्फा ब्लॉकर दे देंगे तो अल्फा 1 एक्टिविटी वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व ये नहीं होगा, क्योंकि हमने अल्फा ब्लॉकर दे दिया तो वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज ही नहीं होगा। अब जो बीटा वाला एक्शन है ना, बीटा 2 एक्शन, वो होगा, यानी वेजोडाइलेशन होगी और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। एपिनेफ्रीन के साथ अगर हमने दे दिया अल्फा ब्लॉकर, जिसकी वजह से हमारे पास खाली ग्राफ नीचे आ गया। इसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रीन रिवर्सल। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में सबसे पहले आता है कि जो नॉरएपिनेफ्रीन नॉर्मली सिंपैथेटिक एक्टिविटी में वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है ना, जिसकी वजह से सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमने उसका उल्ट करना है, हमने बीटा अल्फा ब्लॉकर्स दिए हैं। अल्फा ब्लॉकर्स ने क्या करेंगे कि वो वेजोडाइलेशन करवा देंगे, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाएगा। अब ये अल्फा रिसेप्टर्स चूँकि आर्टरीज पे भी प्रेजेंट है तो आर्ट्रियोलर वेजोडाइलेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, और वेनो डायलेशन भी हो जाएगी, यानी वेन्स भी डायलेट हो जाएंगी। अब इस स्टेट की वजह से क्या हो सकता है कि अल्फा 1 रिसेप्टर चूँकि वेन्स पे प्रेजेंट है ना, तो जो लोअर लिम्स की वेन्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर है, अगर उनकी ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, वीनो डायलेशन हो जाएगी, यानी वीनस टोन कम हो जाएगी। और वीनस टोन जब कम होगी ना तो जो ब्लड होगा ना वो हार्ट की तरफ स्क्वीज़ होके नहीं जा सकेगा। जब हार्ट की तरफ स्क्वीज़ होके जा नहीं सकेगा तो क्या होगा कि पोस्ट्रल या फिर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। पोस्ट्रल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी ये पोस्चर के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। जब पेशेंट खड़ा होगा तो उसकी पुलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी लेग्स के अंदर। अब इसकी वजह से डिजीनेस हो सकती है, क्योंकि सारा का सारा ब्लड ही नीचे चला गया। फेंटिंग हो सकती है और सिंकपी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब हमने कहा कि ये चूँकि वेजोडाइलेशन करवा रहा है तो इसके रिस्पॉन्स के अंदर जब बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जनरेट होगा तो वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कॉज करवा देगा। नेक्स्ट आता है कि मोर मार्क इफ प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स इन द हार्ट आर ब्लॉक्ड। जब प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर ब्लॉक होंगे तो वो क्या करेंगे कि प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर ने क्या करना होता है, नॉरएपिनेफ्रीन के रिलीज़ को कम करना होता है। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो नॉरएपिनेफ्रीन वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जब हार्ट के ऊपर रिलीज़ होगी तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी टैकीकार्डिया हो जाएगा। नेक्स्ट एपिनेफ्रीन रिवर्सल को भी हमने समझ लिया। यूरिनरी ब्लैडर पे हमने बात की कि अल्फा 1A और अल्फा 1D प्रेजेंट थे प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। अब उनकी ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि प्रोस्टेट के जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, उनकी टोन डिक्रीज हो जाती है। वो जो नेक ऑफ ब्लैडर के ऊपर स्मूथ मसल्स हैं उनकी भी टोन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से यूरिनेशन प्रमोट होगी। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की बात करें, इस डायग्राम में भी देख लो कि यहाँ पे अल्फा 1A रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जब इनके ऊपर हमारे पास अल्फा ब्लॉकर आएंगे, फॉर एग्जांपल मशहूर ज़माना इस केस के अंदर हम देते हैं BPH के केस के अंदर टेम्सिलोसिन जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो वो प्रोस्टेट की रिलैक्सेशन करवा देगा, जिसकी वजह से यूरिनेशन प्रमोट होगी।
मेटाबॉलिक इफेक्ट्स इंक्रीज इंसुलिन, क्योंकि नॉर्मली सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंसुलिन को डिक्रीज करती है ताकि ग्लूकोज को हम बढ़ा सकें, तो ये इंसुलिन को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। आइस के अंदर हमने बात की कि आइस के अंदर ये मियोसिस करवा देंगे, क्योंकि अल्फा 1 प्यूपिलरी डायलेटर मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंदर मिडियासिस करवा रहा होता है, लेकिन इस केस के अंदर हम उसके ऑपोजिट यानी मियोसिस देखेंगे। अदर इफेक्ट्स ये होते हैं कि HDL के लेवल्स को इंक्रीज करता है, नेजल स्टफिनेस कॉज करता है। नेजल स्टफिनेस को कॉज करवाएगा क्योंकि ये वेजोडाइलेशन करवा रहा है। वेजोडाइलेशन जब होगी नोज की आर्टरीज के अंदर तो सिक्रीशन बढ़ जाएगी, सिक्रीशन जब बढ़ेगी तो नेजल स्टफिनेस हो जाएगी। इंटेस्टिनल मोटिलिटी को भी ये इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम सर्टन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स भी देखेंगे कि वो डायरिया कोज करवाते हैं। नेक्स्ट थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसके अंदर हम टेम्सुलोसिन यूज़ करते हैं। क्रोनिक हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं अल्फा 1 एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। उसके अलावा आते हैं पेरिफेरल वास्कुलर स्पास्टिक डिजीज़ और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी हम इनको अल्फा 1 एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अल्फा 2 ब्लॉकर्स की बात करें तो ये पोस्टल हाइपोटेंशन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। पोस्टल हाइपरटेंशन के अंदर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसके रिलीज़ को बढ़ाते हैं। जब नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर अल्फा 2 ब्लॉकर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में हम इसको इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक नर्व पेन होती है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। अब नर्व पेन को, उस पेन को इनहिबिट करने के लिए हम अल्फा 2 एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स देते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के ट्रीटमेंट के अंदर, जिसमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस वगैरह हो रहा होता है। उसके अलावा लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टिव एक्सेस जब हो रही होती है तब हम देते हैं क्योंकि वेजोडाइलेशन करवा देते हैं। उसके अलावा लोकल जो टिश्यू एनेस्थीसिया हम देते हैं ना, उसके रिवर्सल में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम टिश्यू एनेस्थीसिया देते हैं ना किसी जगह पर लोकली यानी किसी थोड़े एरिया के ऊपर, तो हम उसके साथ ना एपिनेफ्रीन वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो अल्फ़ा रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है जिसकी वजह से उस एरिया की वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और जो एनेस्थीसिया हमने दिया होता है ना वो उस जगह पर लोकलाइज हो जाता है। अगर वेजोडाइलेशन होगी तो वो उस जगह से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करता हुआ किसी और जगह पे चला जाएगा और अल्टीमेटली मेटाबोलाइज हो जाएगा। तो जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो इस वजह से हम उसके साथ एपिनेफ्रीन वगैरह को दे रहे होते हैं। तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना हम अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स देते हैं नॉन सेलेक्टिव। ये वो वेजोडाइलेशन करवा देंगे, वेजोडाइलेशन करवा देंगे तो अल्टीमेटली वो जाकर मेटाबलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्सुअल डिस्फंक्शन के अंदर भी हम देते हैं अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, क्योंकि ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं। क्योंकि पेनिस की इरेक्शन के लिए हमें पता है कि वेजोडाइलेशन चाहिए होती है और वेजोडाइलेशन के लिए ही अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पोस्टल हाइपोटेंशन करवाते हैं, उसके अलावा सिंकोपल एपिसोड भी करवाते हैं जो सिलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स होते हैं। फर्स्ट डोज फिनोमिना होता है। उसके अलावा क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन हम देखते हैं अल्फूजोसिन्स के अंदर। इसके अलावा जो इंट्रा ऑपरेटिव फ्लोपी आयरस सिंड्रोम था वो हमने टेम्सिलोसिन में पढ़ा है, वो होता है। उसके अलावा रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी इसके एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आती है। नेक्स्ट नॉन सेलेक्टिव अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, इनके एडवर्स इफेक्ट में हाइपोटेंशन आती है। उसके अलावा रिफ्लेक्स कार्डियक स्टिमुलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्स बैरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव होकर टैकीकार्डिया वगैरह करवा रहा होता है। नेजल स्टफिनेस क्यों होगी, क्योंकि ये वेजोडाइलेशन करवाएंगे जिसकी वजह से सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी और कंजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फिनोक्सीबेंजामीन जो होता है वो नोजिया और सिडेशन करवा रहा होता है। नोजिया क्यों करवाता है, क्योंकि ये हिस्टामीन मास्ट सेल से हिस्टामीन वगैरह को रिलीज़ करवाता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग वगैरह जनरेट हो रही होती है। नेक्स्ट सिडेशन, सिडेशन ये बेसिकली जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है जिसकी वजह से सिडेशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट फेंटोलामीन डायरिया कॉज करता है क्योंकि ये इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और ये भी मास्ट सेल से हिस्टामीन को रिलीज़ करता है। नेक्स्ट रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी आती है इसके अंदर। टेम्सिलोसिन की बात करें तो ये कंपेटिटिव अल्फा 1A एंड D एंटेगनिस्ट होता है। इसकी हाई बायो अवेलेबिलिटी होती है और हाफ लाइफ इसकी 9 to 15 आवर्स होती है। ये लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है। अल्फा 1A और 1D के लिए इसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है।
It has greater potency in inhibiting contraction in prostate smooth muscle versus vascular smooth muscle। हमने पहले भी बात की कि ये प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है, इसीलिए हम इसको बीपीएच के केस के अंदर देते हैं। नेक्स्ट आता है यूहेम्बाइन। ये सिलेक्टिव अल्फा 2 सिलेक्टिव एंटेगनिस्ट होता है जो कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के केस के अंदर देते हैं। क्यों देते हैं कि अल्फा 2 सिलेक्टिव है ना, तो अल्फा 2 प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है। प्री साइनेप्टिक ऑटो इनहिबिशन के थ्रू नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को कम कर रहा होता है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर दें तो नोरेपिनेफ्रिन का वो जो ऑटो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से नोरेपिनेफ्रिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होती रहेगी। नोरेपिनेफ्रिन जब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होगी तो वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा देगी और हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी नॉर्मलाइज हो जाएगी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये था टॉपिक हमारा अल्फा ब्लॉकर्स के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।